उसके वजह से हमको हेल्थ का इम्पोर्टेंस मालूम हो रहा है। ये हेल्थ क्या है, ये हेल्थ कैसी पानी है, अपने को बाकी के रोगों से सुरक्षित कैसे रखना है, ये देखने के लिए आज हम ये सेशन ले रहे हैं। ये हम किस किस जरिए से प्राप्त कर सकते हैं इम्यूनिटी जो है वो उसके लिए हम 4 अलग-अलग सेशन में 4 अलग-अलग पुष्प में इसको बांधने वाले हैं। आज का जो पुष्प है उसमें दिनचर्या, इम्यूनिटी और आयुर्वेद ऐसा विषय है। सो इसमें इम्यूनिटी क्या है, आयुर्वेद क्या है, ये मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते। हित अहितकर आयुष्य की जो मान है, जिसका प्रमाण है, वो कैसे प्राप्त किया जाए, अच्छा आयु कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए ये आयुर्वेद बताया है। आयुर्वेद के बारे में अभी हम जो सोच रहे हैं, ऐसा कोरोना वायरस वगैरह आयुर्वेद में है क्या, ये कोविड-19 सिचुएशन तभी था क्या, ऐसे सबके मन में सवाल रहते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि आयुर्वेद ने एक जनपदोद्वंस करके बताया है। जनपद उद्वंस ऐसा उसका उच्चार है। जनपद का मतलब है एक गांव, एक लोकेलिटी, जिसमें पूरे लोकेलिटी का उद्वंस हो सकता है एक ही कारण से, एक ही रोग कारण। ऐसे क्यों होता है? तो उसके अलग अलग कारण रहते हैं। जिस जिस शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है वो रोग से सफर नहीं करेगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो रोगी बन जाता है। ये कैसे होता है, इम्यूनिटी क्या है, ये इम्यूनिटी का उल्लेख आयुर्वेद में कैसे है, ये हम आज देखेंगे। इम्यूनिटी जो है ना, इसको आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व ऐसा बोला है। ये व्याधि क्षमत्व इसी का नाम है, रोग प्रतिकार शक्ति या व्याधि बल प्रतिबंधत्व। व्याधि का बल कम रखने के लिए अपने शरीर का बल बढ़ाना है, इसी को हम इम्यूनिटी ऐसा ही बोलेंगे। आयुर्वेद में इसको रोग प्रतिकार शक्ति, व्याधि क्षमत्व, शरीर लक्ष्मी ऐसे अलग अलग वर्ड्स आए हैं। ये इम्यूनिटी कैसी प्राप्त की जाए? तो आयुर्वेद का पहला प्रयोजन ही ऐसा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य च विकार प्रशमन। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है, और जो व्यक्ति आतुर यानी रोगी हो गई है तो उसके लिए उपचार करके उसको स्वस्थ बनाना है। ये जो बात है यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो पहली जो बात हमने बोली कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये स्वस्थ का जो स्वास्थ्य रक्षण करना है उसमें क्या करेंगे, तो स्वस्थ किसको बोलते हैं? तो स्वस्थ की जो व्याख्या आयुर्वेद में बताई है उसमें समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषः, जिसके दोष आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, इसमें वात पित्त और कफ रहते हैं। इनकी मात्रा जब भी प्राकृत रहती है तभी शरीर और मन दोनों जो है वो स्वास्थ्य स्थिति में रहता है। इसमें समाग्नि ये दूसरा बोला है। अग्नि, अग्नि जो शरीर की रहती है जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, और अग्नि अच्छा होना चाहिए, भूख अच्छी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है कि समधातु, कभी कभार किसी किसी कारण से शरीर में दोष ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि ऋतु बदल जाती है, दिन बदल जाता है, या फिर जैसे कि अचानक ये निसर्ग जैसा साइक्लोन आ जाता है, तो शरीर के जो दोष रहते हैं वो बदल जाते हैं, असमत्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि रोग उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? तो धातुओं का बल अच्छा है करके। ये धातु क्या रहते हैं? तो आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु बताते हैं। अगर ये धातुओं का बल अच्छा है तो शरीर में दोष थोड़े बहुत बढ़ भी जाए तो भी वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिसको हम आजकल ऐसा बोलते हैं ना, शरीर में अगर ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस अगर प्रविष्ट हुए भी है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए धातुओं का बल अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये धातुओं का बल कैसे प्राप्त करना है दिनचर्या के माध्यम से, ये आज हम देखने वाले हैं। इसमें और भी एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगी
जिससे मानव जो है वो निसर्ग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर हम हमारे काम के वजह से या फिर हमारे एस्पिरेशंस के वजह से निसर्ग से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, हमारी दिनचर्या जो है वो निसर्ग से बहुत ही अलग हो जाती है। जैसे कि शिफ्ट ड्यूटीज है, नाइट ड्यूटीज है, या फिर कंटिन्यूअसली खड़ा रह के अगर ड्यूटीज करना है, ये जो बातें हैं ये निसर्ग से तादात्म्य नहीं रखती है। और इसी के कारण निसर्ग से अलग, निसर्ग को छोड़ के जो जो बातें हम करते हैं उसके कारण रोग उत्पत्ति होने के संभावना ज्यादा रहती है। तो ये क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। नॉर्मली जैसे कमल जो रहता है ना, वो सूर्य जब भी उगता है तभी खिल जाता है, और सूर्य का जो समाप्ति रहता है सायं में, तभी वो दिन में कमल जो है वो पूरा मिट जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो हृदय रहता है, हृदय जो रहता है वो चेतना अवस्थान यानी चेतना का जगह है। और ये हृदय भी पूरा दिन भर बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसको भी रात में रेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे काम थोड़े बहुत कम कर दे तो डिमांड जो ब्लड का है ना वो कम हो जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। तो इसी के कारण रात को सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, ये बात निसर्ग से जुड़ी हुई है। अगर हम बोलते हैं कि निसर्ग जो है वो सेल्फ हीलर है, अभी हम देख रहे हैं कि मानव सब अपने अपने घर पर है, सब प्लांट्स बंद है, सब इंडस्ट्रीज बंद है, तो निसर्ग अपने आप हील हो रहा है। वैसे ही कोई भी अगर रोग हो जाता है तो अपने शरीर में भी हीलिंग कैपेसिटी अपने आप रहते ही है। कोई भी दवा नहीं लिया है तो भी कुछ छोटे छोटे जो डिसीजेस है वो अपने आप क्योर हो जाते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव पावर है, जो रोग से लड़ने की पावर है, ये हमारे शरीर में ही रहती है। तो ये पावर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए दिनचर्या में, सुबह से जल्दी उठने से रात के सोते टाइम पर क्या क्या हमको करना है, ये सब ये लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। दूसरी एक बात मैं और भी आपको महत्वपूर्ण बताती हूँ। आयुर्वेद में एक लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बोला है। जैसे जैसे ही निसर्ग में है वैसी ही बात हमारे शरीर में है। जैसे हम देखते हैं कि निसर्ग में पूरे दिन भर कोई पंछी है, चिड़िया है, या फिर कोई भी प्राणी है, वो खा लेता है, कंटिन्यूअसली वो दाना चुगता रहता है, लेकिन शाम होती है ना तो अपने कोटर में जाके वो सो जाता है। वैसे ही लीव्स जो रहते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के, वो जो है वो पत्ते भी शाम को सूर्यास्त होने के बाद अपने आप मिट जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी हमारे जो प्रोसेसेस रहते हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है। और ये अगर शाम को हमारे एक्टिविटीज हम कम नहीं करते हैं तो शरीर में रुक्षता बढ़ने के कारण वात बढ़ने की संभावना रहती है। ये जब भी वात बढ़ता है ना तभी रोग का कारण बन जाता है। इसी के लिए कितना घंटे हम सोए हैं, 8 घंटे में पूरा सोती हूँ, लेकिन पूरा दिन भर सोती हूँ और रात को जागती हूँ, तो मेरी नींद तो पूरी होती है, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो ये निसर्ग के विरुद्ध है। तो दिन में अगर सोते हैं ना शरीर में कफ बिल्कुल बढ़ जाता है, और रात को जागते हैं तो वात बढ़ जाता है। तो इसका हीलिंग जो है वो रात को सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए। यही बात अरे भाषा बोलते बाई तुला काय काम आहे का आता? काही काम नाही, अंदर जाने टीवी लगायचं नाहीये कंप्यूटर। इसी के कारण ये बात महत्वपूर्ण है कि और माझं ते वेबिनार आहे दुसरं बघू हिसाब से, यानी हमको पैसे भरले आहेत त्याचे मी के जो प्रकृति चालू के आहे का पण आता महत्वाचं आहे तासभरच आहे हे रेकॉर्ड कर वाटलं हम जो प्राकृतिक की मी दूध घेऊन येणार आहे, नाही तुला जास्त वाटत। इसी के कारण ये निसर्ग के साथ जुड़ा हुआ क्या करना चाहिए। ये हम सुबह उठने से दंत धावन है, उसके बाद स्नान है, आचरण है, ये सब बात हम देख लेंगे। ये जो है वो डॉक्टर भारती माखीजा ने वाले हैं। डॉक्टर भारती तू इथे उभं राहून आई ते गरम कृपया मदरे 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 नॉट स्पीकर काय का कृपया आप स्पीकर म्यूट पे कृपया अपने स्पीकर म्यूट पे रखें।
नमस्कार, मैं विजय भारती। आप सबका स्वागत है आज पहले सत्र में। रिक्वेस्ट है कि आपके माइक म्यूट कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला सत्र है जिसमें हम ये देखेंगे कि आयुर्वेद के में दिनचर्या के माध्यम से हम इम्यूनिटी को कैसे प्राप्त करें। आज का हमारा ये चर्चा रहेगी। तो इम्यूनिटी क्या है इस बारे में अब गौरी मैम ने काफी अच्छे से हमें बता दिया है, बट इन शॉर्ट एक सरल भाषा में हम बताएं तो वो हमारे शरीर की वो शक्ति है जो बाहर आने वाले कीटाणुओं से जीव जंतु आ रही है। इम्यूनिटी सबकी अपनी अपनी अलग अलग रहती है। किसी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, किसी की मीडियम रहती है, किसी की लो रहती है। जैसे ही कुछ सीजन चेंज हुआ, सर्दी खांसी बुखार जल्दी जल्दी होने लगता है तो हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ही लो है, हमको ये सब होता ही रहता है। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करे इस बारे में हमारी चर्चा रहने वाली है। तो एम ऑफ आयुर्वेद, जैसे कि अभी मैम ने कहा था कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, इसका यही अर्थ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी चीज हो जाए उसके पहले हमें उसको क्योर कर लेना चाहिए। बीमारियों के जंगल में फंसने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम उसको क्योर कर लें, बीमारियां हो ही ना, ऐसे हमारा एम रहे। और जितनी भी हमारी आयु है उतनी आयु हम निरोग होकर रहे, हमारा आरोग्य हमारे साथ रहे, हमारा शरीर हमारा साथ दे, यही हमारा मेन एम रहेगा। तो आइए देखते हैं दिनचर्या क्या है। दिनचर्या ऐसे कहा गया है, जो हर दिन हम करते हैं वो दिनचर्या है, डेली रूटीन। सुबह से उठ के रात के सोने तक हम जो आचरण करेंगे वो है दिनचर्या। तो आयुर्वेद में ऐसे आचरणों के बारे में बताया गया है जिनका पालन करने से हमको एक सुख आयु की प्राप्ति होगी। आयु की परिभाषा बताते हुए आयुर्वेद ने शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों स्तरों पर बताया है। जब शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इन चारों का संयोग हो जाता है तब हमारे प्राप्त होती है आयु। और जब ये आयु हमको सुखकर रखनी है, जितना भी हम जी रहे हैं उसको हमें एकदम निरोगी बना के रखना है, तो हमें ये दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो दिनचर्या में सबसे पहले आचरण क्या करना है, तो ये शुरुआत होती है उठने से। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के तकरीबन 1.5 घंटा पहले बताया गया है। तो उस समय में हमें उठ जाना है और उठ करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो आजकल लोगों के लाइफस्टाइल्स इतने हेक्टिक हो गए हैं कि हम कहते हैं कि हम इस समय कैसे उठे। सूर्योदय साधारण 6 के आसपास रहता है, उसके 1.5 घंटा पहले के समय में उठना काफी मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि रात को हम जल्दी सोने की कोशिश करें तो हम सुबह को जल्दी उठ पाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी सजेशन है कि अगर आप रात को सोने पे कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर से आप सुबह को उठने में सफल रहेंगे और आपको ये ब्रह्म मुहूर्त के फायदे प्राप्त होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या है, तो सबसे पहले बताया गया है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी बॉडी। उसके बाद है सत्व गुण। सत्व गुण मतलब क्या, हमारे मन में हमारा मन सत्व से रिलेटेड रहता है। यदि रजत और तम ये दोष हमारे मन को ग्रस्त कर लेते हैं तो हमारे मन की डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारे अंदर द्वेष, राग, ये सब ऐसी चीजें आ जाती है जो कि अच्छी नहीं है। तो सत्व गुण अगर हमारा बढ़ेगा तो हम डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे, अपनी लाइफ में गलतियां कम करेंगे। तो इस हिसाब से सत्व गुण का महत्व है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन पावर। आपने तो सुना ही होगा बच्चों को सुबह को उठ के पढ़ो जल्दी से, फिर आपको याद हो जाएगा। तो ये इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक फायदा जरूर है। उसके बाद इनोवेटिव थॉट्स आते हैं। अगर हम क्रिएटिव कोई काम करते हैं, जैसे हम राइटर है, ऐसे हम जो भी व्यवसाय में रहेंगे तो उसमें जहां जहां इनोवेशन की जरूरत है
वहां वहां ये हमारे लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज आप देखेंगे कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन भर आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी काफी अच्छी रहती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। तो ये कुछ था ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप ये फॉलो करें और हमें बताएं कि आपको इसके फायदे महसूस हुए या नहीं। तो नेक्स्ट है शौच विधि, मतलब उठते ही आपको मल मूत्र का त्याग करना है। काफी बार क्या होता है कि घर की लेडीज रहती है या जो एकदम जॉब पे जाने वाले रहते हैं, अलार्म क्लॉक पे उठते हैं, घाई घाई में उठते हैं और सीधा जाके अपने काम पे लग जाते हैं। फोन आया है, फोन अटेंड करना है, या तो किचन में जाते हैं, कुछ तो जल्दी बना के बच्चों को देना है, सब बहुत कुछ होता है। उस समय हमारा मिस हो जाता है सबसे पहला काम जो है शौच विधि का, मल मूत्र त्याग करने का। तो अगर हमने ये सब नहीं किया तो हमको मल और मूत्र से रिलेटेड बीमारी हो जाएंगी, जैसे कि पेट में दर्द होना, अजीर्ण होना, अग्निमांद्य होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये सब धीरे 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 करके हमारे अंदर स्टार्ट हो जाते हैं यदि हम ये इनको सप्रेस करते हैं, रोक के रखते हैं काफी देर तक, तो ऐसी चीजें होने लगती है। तो ये आयुर्वेद में बताया गया है, वेगान न धारे, मतलब हमको इनको कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, हमको इनका समय पर त्याग करना बहुत जरूरी है। और यदि हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसका सबसे और एक फायदा क्या है कि वो काल वात काल बताया गया है। तो वात काल में यदि उठ के हम शौच विधि करेंगे, मल मूत्र का त्याग करेंगे, तो निश्चित ही वो वात उसको हेल्प करेगा बाहर निकलने में और बाउल्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं रहेगी। तो उसके बाद क्या करना है, तो है दंत धावन, ब्रश करना है। ब्रश तो हम ऐसे ही करते हैं, आप बोलोगे इसमें क्या नया है, तो आयुर्वेद के अनुसार इसमें बताया गया है कि कटु तिक्त कषाय, ये 3 रसों से हमको ब्रश करना चाहिए, ये 3 रसों से हमें हमारा मुख साफ करना चाहिए। तो हम लोग यूजुअली स्वीट टेस्ट यूज करते हैं जो हमारे एक्चुअली दांतों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कफ का उत्क्लेश करता है, कफ को बढ़ाता है। जबकि हम जब रात भर सोए रहते हैं तो हमारे मुंह में लार जमा हो जाती है जो कि कफ की वृद्धि करती है, उस कफ को निकालना हमारा मेन एम रहता है। तो वो कटु तिक्त कषाय, मतलब कसैला, तीखा और कड़वा, ये रस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो उसको दातुन यूज करना चाहिए, नीम का, बबूल का, अर्क का, करंज का, अर्जुन का दातुन यूज करना चाहिए। तो लेकिन आजकल आप कहोगे कि हम तो शहर में रहते हैं, हमारे पास कहाँ दातुन अवेलेबल रहेगा, तो उसके ऑप्शन में दंत मंजन भी है, जिसमें काफी आयुर्वेदिक पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्रकृति रहेगी उस हिसाब से दिए जाते हैं। तो कॉमनली आप त्रिफला, खदीर, बकुल, इस तरह के पाउडर्स दंत मंजन के लिए यूज कर सकते हैं। और दंत मंजन या दंत धावन, दातुन करने से हमें क्या फायदे होंगे, तो हमारे दांत मजबूत होंगे, हमें स्ट्रॉन्ग गम्स, मसूड़े मजबूत होंगे, उसमें ब्लीडिंग के इश्यूज नहीं आएंगे, जो आजकल की बहुत कॉमन चीज बचपन से हम देखते हैं बच्चों में भी कि डेंटल कैरीज हो जाती है, दांत में कीड़े लग जाते हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम ये आएगा ही नहीं यदि हम इस तरह से आयुर्वेदिक चूर्णों का उपयोग करके या तो दातुन का उपयोग करेंगे तो वो उत्तम रहेगा। तो उस हिसाब से डेंटल कैरीज और डेंटल की काफी इशू नहीं आएंगे। और एक फायदा ये होगा, मुख दुर्गंध की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो रात भर सोने से हमारे मुंह में कफ जम जाता है और दांतों पे जो टाटार का इश्यू रहता है वो भी कफ छेदन के माध्यम से वो क्लियर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि इम्प्रूव डाइजेस्टिव पावर, जठराग्नि को ये बढ़ाता है, यानी कि पचन क्रिया हमारे मुंह में स्टार्ट होती है। तो यहाँ अगर मुंह अच्छा रहेगा, हमारा ओरल कैविटी अच्छा रहेगा, तो निश्चित ही हमारी पचन क्रिया भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप रहता है डाइजेशन का। उसके बाद आता है जीवा निर्लेपन, मतलब टंग क्लीनिंग, टंग को भी साफ करना है, सिर्फ दांतों को साफ नहीं करना है, टंग को भी साफ करना है। तो उसके लिए आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है कि जीभी लेनी है आपको, सोने की, चांदी की, पित्तल की, लेकिन आजकल मार्केट में स्टेनलेस स्टील इजिली अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो उससे भी क्या होता है, जो जीभ पे कफ का एक्यूमुलेशन रहता है वो वहां पे जम जाता है, वो निकल जाता है और मुख दुर्गंध की प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो टंग का काम है, टेस्ट परसीव करना, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जिनको ऐसे लगता है कि हमें खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, फीका फीका सा लग रहा है, तो वो निश्चित ही अपने जीभ को साफ करना शुरू कर दे। उसके बाद है मुख प्रक्षालन, मुंह धोना, ये काफी कॉमन है जो हम सब करते हैं सुबह को, लेकिन इसका महत्व ये है कि ये आंखों के लिए बहुत हितकर रहता है। सुबह सुबह मुंह धोना से हमारे आंखों का बल बढ़ता है और स्किन के इश्यूज भी नहीं होते, जैसे कि एक्ने या तो ऑयली स्किन, वो सब भी नहीं रहता। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये हम ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से धो सकते हैं।
और या तो त्रिफला काढ़ा ऐसे, या तो हल्दी का पानी, इस तरह से हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंजन। हमारी आंखें, आजकल आप देखते हैं कि बचपन से ही चश्मों का मतलब बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग से ही क्या करना चाहिए, अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो अंजन पहले तो सुरमा यूज करते थे, आजकल थोड़ा केमिकल्स का इशू की वजह से वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप हनी यानी कि मध ले सकते हैं अपनी आंखों में लगाने के लिए। तो आंखों में, आंखें ये तेज का स्थान है, उनको उस आंखों को भय रहता है श्लेष्मा से, मतलब कफ से। तो कफ के कारण आंखों में काफी डिजीजेस हो जाती है, जैसे कैटरेक्ट वगैरह। तो अगर हम कंटिन्यूअसली अंजन का प्रयोग करेंगे तो ओल्ड एज में होने वाले कैटरेक्ट भी प्रिवेंट हो सकते हैं, या तो मे बी वो डिले भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अंजन का उपयोग है। उसके बाद आता है नस्य। नस्य मतलब क्या करना है, नाक में तेल डालना है, या तो औषधि द्रव्य जो भी रहेगा वो डालना है। तो अलग अलग प्रकृतियों के हिसाब से नस्य बताया गया है, जैसे कि वात के लिए तिल तेल, पित्त के लिए गोघृत, कफ के लिए अनुतेल। तो ऐसे तेल की, घी की 2-2 बूंदे आप दोनों नाकपुरी में डाल देंगे, तो इस हिसाब से हम नस्य का प्रोसीजर रहता है। तो नस्य का फायदा क्या है, नासा ही शीरसो द्वारम ऐसा बताया गया है। नोज इज द वे टू ब्रेन, डायरेक्टली शीर से कनेक्टेड रहता है, तो उसमें बहुत सारे जो भी ब्रेन के फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो एजिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है, हमारे बाल एकदम हेल्दी रहते हैं, स्किन पे जो झुर्रियां आती है वो नहीं होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो आजकल फीमेल्स में देखे जाते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं नस्य करने से। ऐसे बहुत सारे नस्य के फायदे हैं। तो ये रोज करने से निश्चित ही हमारी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद है गंडूश, ऑयल पुलिंग। आजकल आप ये ऑयल पुलिंग बहुत सुन रहे रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताया है ऑयल पुलिंग करना है। तो उसमें तिल तेल, कोकोनट तेल, वार्म वाटर, ये हेल्दी लोगों के लिए बताया गया है। तो ऑयल पुलिंग में हमको करना क्या है, कोकोनट ऑयल या तो तिल तेल ये लेकर के मुंह में भर के रखना है। तब तक भर के रखना है जब तक आंखों से और नाक से उसमें से सीक्रेशंस आने ना लगे, स्त्राव आने ना लगे, तब तक हमको उसको होल्ड करना है। जैसे ही स्त्राव आने लगे आप उसको निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से गंडूश का प्रोसीजर है। और हनी और वाटर, मिल्क, घी, ये हम स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को मुंह में अल्सर्स रहते हैं या मुंह में व्रण रहते हैं, और या तो फिर किसी किसी को प्यास ज्यादा लगती है या टेस्ट नहीं आती है, उस चीजों में ये हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद गंडूश के ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेंथ देता है जॉस को और हमारे मसूड़ों को, जो कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है दांत गिरने लगते हैं या तो दांत हिलने लगते हैं, कहते हैं कि दांत हिल रहे हैं मेरे, तो उसको स्ट्रेंथ देता है, अंदर से उसको स्ट्रॉन्ग करता है जॉस को और मसूड़ों को। तो दांत गिरने का प्रॉब्लम और ओल्ड एज तक अगर हमको लॉन्ग टाइम तक हमारे दांत चलाने हैं तो हमको ये गंडूश जरूर करना चाहिए। और इसमें जो ड्राइनेस ऑफ लिप्स है, वॉइस इंप्रूव होता है, ये सब चीजें इंप्रूव होती है। और जो दांतों में हम कॉमनली देखते हैं सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी नहीं आएगा अगर हम गंडूश करेंगे तो। उसके बाद आता है कवल। कवल मतलब क्या, कुल्ला करना, जो हम कॉमनली करते हैं। तो उसमें अभी आप ये सब कोकोनट ऑयल, तिल तेल, वार्म वाटर, या तो वार्म वाटर, हल्दी, नमक, ये सब यूज कर सकते हो। तो उसके फायदे क्या है, तो उसमें नेक स्टिफनेस प्रिवेंट हो जाएगा, आईज, ईयर्स, थ्रोट के डिसऑर्डर्स प्रिवेंट हो जाएंगे, मुंह का ड्राइनेस चला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कवल है वो थ्रोट में होने वाले डिजीजेस या थोड़ा उस तरफ के डिजीज पे ज्यादा एक्ट करता है, और जो गंडूश है वो मुंह के ओरल कैविटी मतलब दांतों मसूड़ में ज्यादा एक्ट करता है। उसके बाद आता है धूमपान। धूमपान के बारे में आयुर्वेद में इस तरह बताया गया है कि आयुर्वेद की कुछ चीजें जैसे नागकेशर, चंदन, इलायची, ऐसी बहुत सारी चीजें, इन सबका एक वर्ती बना लेने का, और उसके फिर उसको जला करके उसका धुआं हमको लेना है। तो धूमपान और धूम्रपान ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ समानता बिल्कुल भी नहीं है। तो धूमपान जो है ये वर्ती के हिसाब से आयुर्वेद में बताया गया है। तो लेकिन आजकल कॉमनली हम कैसे करेंगे धूमपान, ये वर्ती आजकल मार्केट में मिलती है क्या हमको, तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है कि हम घर में धूमपान कर सकते हैं, घर में धुआं कर सकते हैं। तो घर में धुआं करने से वो धुआं हम तो लेंगे ही और घर के वातावरण में भी रहेगा, तो उसके जो हमारे वातावरण में वायरल लोड है, बैक्टीरियल लोड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी मर जाएंगे। तो धूपन करने के लिए आप आयुर्वेद के कुछ औषधि द्रव्य, गूगल, ऐसे जो भी रहेंगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है तांबुल सेवन। तांबुल मतलब अपना पान का पत्ता रहता है, उसमें हम कुछ तो औषधि द्रव्य जैसे कि जावित्री, जायफल, लवंग, कंकोल, लता कस्तूरी, इलायची, ये सब यूज करके एक पान जैसे बनाते हैं।
बट ये पान और जो मार्केट में पान चलता है, मीठा पान, वो सब कत्था वाला पान, वैसे हमको नहीं यूज करना है। इसके अलग महत्व बताए गए हैं। तो इसमें बैड ब्रेथ निकल जाता है, मुंह से जो टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट है, ये भी इससे ठीक होता है। और महत्वपूर्ण बात इससे ये भी है कि डाइजेशन इंप्रूव होता है। और ये जो है पान, इसका त्रिदोषांतक वीड़ा नामक हमारे गौरी मैम का पुस्तक है, उन्होंने ये लिखा है। इसमें मैम ने हर एक इंग्रेडिएंट को डिटेल में बताया है, आयुर्वेदिक के माध्यम से उसका क्या महत्व है और आध्यात्मिक के माध्यम से उसका क्या महत्व है, वो ये बुक त्रिदोषांतक वीड़ा में मेंशन है। तो हम उम्मीद करते हैं आप निश्चित ही पढ़ेंगे। उसके बाद है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब क्या? ऑयल एप्लीकेशन। तो ऑयल एप्लीकेशन ये तो कॉमनली हम सबको पता है, बट हम ये डेली प्रैक्टिस में हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो ये यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये यूज करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो आप ये जरूर यूज कीजिए। और हर दिन नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार तो जरूर ये अभ्यंग कीजिए। तो इसके फायदे कुछ इस तरह है। प्रिवेंट्स एजिंग, ये हमारे स्किन को नरिश करता है और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वात कम रहता है। वात कम रहता है तो एजिंग प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है और इससे हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, तो हमारी शरीर की ताकत बनी रहती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभ्यंग करने से आंखें भी स्वस्थ होती है। तो इसके लिए हम तिल तेल, कोकोनट तेल, बला तेल, इस तरह से कोई भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो अभ्यंग के लिए अगर आप पूरा भी अभ्यंग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो ये स्पेसिफिक साइट्स बताई गई है जिनको तो आप रोज ही निश्चित अभ्यंग करना ही चाहिए। तो वो है हेड, ईयर्स एंड फुट। सिर पे करना है, कानों पे करना है और पैरों पे करना है, जो कि पादाभ्यंग बताया गया है। पादाभ्यंग स्पेसिफिकली इंसोम्निया में बहुत ज्यादा उपयोगी है। उसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम के 2 भाग बताए गए हैं, कोष्ठक व्यायाम और शाखा व्यायाम। व्यायाम में कोष्ठक व्यायाम में आसन, प्राणायाम ये सब आता है, और शाखा व्यायाम में जो आजकल जिम्स ज्यादा चल रहे हैं, रनिंग में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, वो सब ज्यादा वो शाखा व्यायाम में इंक्लूडेड है। तो व्यायाम के बेनिफिट्स क्या है? तो उससे हमको शरीर में लाघवता आती है, मतलब हम लाइट फील करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट फैट लॉस होता है और मसल टोन बना रहता है। तो व्यायाम के बारे में डिटेल में हमारा नेक्स्ट सेशन है, जो कि 21 को रहेगा, इंटरनेशनल योगा डे पे। तो उसमें आपको व्यायाम के बारे में, आसनों के बारे, अलग अलग आसनों के बारे में, उनके फायदे, प्राणायाम उनके फायदे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब क्या करना है? ड्राई पाउडर मसाज करना है हमको हमारे बॉडी पे। ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फैट रिड्यूस होता है। तो आयुर्वेद की कुछ विशिष्ट औषधि पाउडर्स हैं जिनका कर्म लेखन कर्म बताया गया है, तो उससे फैट लॉस होता है। और इसके अलावा क्या होता है, तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, और इससे कफ, जो शरीर में एक्स्ट्रा कफ रहता है, जो कफ के व्याधियां रहती हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो उसके लिए आप त्रिफला पाउडर, मुस्ता पाउडर या सादा बेसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कोर्स होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए। हल्दी, चंदन, बार्ली फ्लोर, जौ का आटा, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है स्नान। स्नान तो अभी आप बोलेंगे इसमें क्या अलग है, तो लेकिन अलग अलग स्नान बताए गए आयुर्वेद में। जैसे कि आपको पता है कि किसी किसी तीर्थ स्थान पे जाके लोग स्पेसिफिकली स्नान के लिए जाते हैं, तो वहां जाने से कुछ स्किन डिजीजेस ठीक हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो वहां के पानी में कुछ विशिष्ट घटक द्रव्य रहते हैं जिनके कारण ये सब होता है। तो हम घर में अगर देखें तो किसी को स्किन डिजीजेस है, इचिंग का प्रॉब्लम है, तो वो नीम के पत्तों का स्नान कर सकते हैं, वो पानी में मिला के उनसे स्नान कर सकते हैं। फिर यदि आम है किसी को, तो उसके लिए अस्थि श्रृंखला का स्नान बताया गया है। तो इस तरह अलग अलग स्नान की वर्णन किए गए हैं। तो उसका बेसिक हमको फायदा क्या मिलता है? हमको एकदम तरोताजा लगता है, उससे हमारा सब मल, जो शारीरिक मल रहता है, हमारा स्वेट रहता है, वो सब निकल जाता है, इचिंग निकल जाता है सब, और इससे डाइजेस्टिव पावर भी इम्प्रूव होता है। तो आप देखेंगे कि दिनचर्या में जो जो चीजें बताई गई है, उसमें डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होने के बहुत जगह बताए गए हैं। तो डाइजेस्टिव पावर यदि अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली हम अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से आहार रस बनेगा, और यदि आहार रस अच्छे से बन गया, तो रस, रक्त, मांस, मेद, जो धातु बनते हैं, पूरे 7 धातु जो, तो वो अच्छे से बनेंगे। तो यदि धातु अच्छे रहेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी निश्चित ही अच्छी रहेगी, हमको रोग अटैक नहीं करेंगे। स्नान के बाद आता है आहार। आहार के कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे कि आपको कब खाना है। तो आजकल का एक बहुत कॉमन ट्रेंड जो देखा गया है
कि हम खाना वाना खा लेते हैं, बाद में स्नान करते हैं, बट स्नान पहले करना है और बाद में खाना खाना है। कैसे संडे के दिन पे हम लेट खाएंगे फिर लेट नहाएंगे, ये सब चलता रहता है, बट ये बिल्कुल नहीं करना है। उससे डाइजेस्टिव पावर पे इफेक्ट होता है और उससे इम्यूनिटी पे इफेक्ट होता है। तो ये क्रम आप मेंटेन रखिए, स्नान कीजिए फिर खाना खाइए। खाना कब खाना है? जब भूख लगे तब ही खाना है। बस खाने का टाइम हो गया है चलो खाना खाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से भूख लगे तब हमको तन मन से खाना खाना है, अपने सारे सेंसेस के साथ खाना खाना है, बिना टीवी देखते हुए। आजकल टीवी देख के खाना खाना ये तो चलता ही है, टीवी देख के खाने खाने से डाइजेस्टिव पावर पे इफेक्ट होता है, तो वो भी हमको नहीं करना है। 8 के बाद खाना ही खाना है, प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, ज्यादा खा लेते हैं वैसे भी हमको नहीं करना है, और हमेशा फ्रेश और गर्म खाना खाना है। ये थोड़े से बेसिक रूल्स है। और पानी के बारे में भी बताना चाहूंगी कि पानी हम ऐसे सोचते हैं कि जितना पिएंगे उतना अच्छा है, लेकिन पानी का भी पचन करना पड़ता है। हमारी जो जठराग्नि है उसको भी पानी का पचन करना पड़ता है, तो पानी को भी एक्सेस में नहीं पीना है, जब प्यास लगे तभी पानी पिए। तो इस आहार के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारा जो थर्ड सेशन है वो आहार के ऊपर ही है, तो उसमें इन सब चीजों को और ऊपर से क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको सेशन में बताएंगे। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताई गई है कि आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, आपको नेचुरल परफ्यूम्स यूज करनी है, क्योंकि जो स्मेल रहती है उससे हमारा मन अच्छा हो जाता है। जैसे ही अच्छी स्मेल लेते हैं तो हमको एकदम अच्छा फील होने लगता है, तो वो ऐसे स्मेल्स हमको यूज करने हैं। जैसे कुछ स्मेल्स रहती है तो वो अगर हम यूज करेंगे तो हमारा मन अच्छा बना रहेगा। और आयुर्वेद में सिर्फ तन की बातें नहीं, मन को भी अच्छा रखने की बातें बताई गई है हर लेवल पर। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये जरूरी है। उसके बाद शूज पहन के घूमना है, हमको अपना पैर क्लीन रखने हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि सब लोग घर पे आते हैं और पूरा हाथ पैर समूह होते ही है। तो दूसरा है कि नेल्स कट करना है, हेयर्स कट करने हैं, ये सब करना है। और यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स रखना, ऐसे सब बताया गया है आयुर्वेद में। और सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है कि मन को कंट्रोल रखना है। तो मन को कंट्रोल रखने के लिए हमें कैसे करना चाहिए? तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम मेडिटेशन द्वारा भी मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, वो करके भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो अभी मन पे हम आए हैं, तो सद्वृत्त जो बताया है, मतलब हमारे गुड एथिक्स, हमको कैसे चलना चाहिए सामाजिक तौर पे, आध्यात्मिक लेवल पर, इन सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बहुत वर्णन किया गया है आयुर्वेद में कि कैसे हमें समाज में रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, ऐसी बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आयुर्वेद में बताई गई है। तो इन शॉर्ट ये सब जब हम फॉलो करते हैं तो हमें आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य इससे प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। तो निश्चित ही तौर से हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम ये दिनचर्या का बीज बोएंगे तो निश्चित तौर से हमको एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जो कि हम अच्छे से बिता सके, ऐसा हम मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीजों का उपयोग करेंगे, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी गौरी मैम से, वो आगे का सेशन लेंगे। अभी ये सब सुन के आपको महसूस हुआ रहेगा कि आयुर्वेद दिनचर्या जो है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे भी उठो, भारती मैडम आप स्टॉप शेयरिंग करेंगे? सो स्लाइड, हाँ। सो कभी भी उठो, कुछ भी करो, ऐसे ये नहीं चलता है। सो अच्छे बर्ताव और अपना जो स्पेसिफिक ये जो रहता है कि दिनचर्या जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वैसे अगर हम फॉलो करते हैं तो जरूर इम्यूनिटी हम पा सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि सुबह उठने के बाद में कितना क्या क्या करना है। एक तो जल्दी उठना है, उसके बाद में शौच करना है, दंत धावन करना है, अंजन है, नस्य है, गंडूश है, धूमपान है, तांबुल है, अभ्यंग है, व्यायाम है और फिर स्नान करके ऑफिस जाना है। आप मुझे पूछेंगे इतना सब टाइम हमको है ही नहीं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लगा है ना, उससे बहुत कम टाइम अपने को करने के लिए लगता है। आप पूछेंगे कैसे? तो एक तो हम जल्दी उठेंगे तो 1.5 आवर तो हमको उधर ही मिल जाता है, राइट? सो 1.5 घंटा हमको उधर ही मिल जाता है अगर हम जल्दी उठते हैं। तो आप मुझे पूछेंगे हमारी रात की नींद अच्छी रहेगी नहीं अगर हम 6-7 घंटा ही सोएंगे?
तो क्या करना है, रात को सोते टाइम अपना जो मोबाइल है ना वो हॉल में रख के अगर आप बेडरूम में चले जाते हैं तो नींद अच्छी रहती है और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। नींद की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, नॉट द लेंथ ऑफ द टाइम इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो अगर 2, 3, 4 घंटा भी अच्छे से सो लेते हैं ना तो उसका परिणाम शरीर के ऊपर बहुत अच्छा आता है। ये जो बातें हैं ना डॉक्टर भारती ने बहुत अच्छे से अपने को समझाई है। और जल्दी उठते हैं तो ये जो बताया उन्होंने कि सत्व गुण अच्छा रहता है तो हमारे मन के ऊपर हमारा काबू रहता है। सो दैट चिड़चिड़ापन होना, नर्वसनेस होना, नैराश्य होना, ये बातें उसमें रहती नहीं है। अगर ऐसा है ना तो अपने का जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बढ़ जाता है। सो दैट स्पीड काम का जो है वो भी बढ़ जाता है और स्पीड अच्छा हो जाता है तो इतनी सारी बातें आप जरूर कर सकेंगे। इसमें क्या है कि शौच विधि तो हम नॉर्मली करते हैं, कौन से भी टाइम पर करने से अच्छा है कि सुबह वेट करके स्पेसिफिकली शौच के लिए थोड़ा सा टाइम उसको रखना चाहिए। उसके बाद में जो दंत धावन का जो बताया डॉक्टर भारती ने, उसमें नॉर्मली ब्रश तो हम करते ही है। ब्रश जो करते हैं उसमें जो पेस्ट वगैरह कोई भी रहती है ना वो जनरली मीठे स्वाद की रहती है, हमको अच्छी लगे इसके लिए। लेकिन मीठा स्वाद जो है ना वो शरीर में जो दंत है वो दंत का कफ छेदन नहीं करता है। इसकी जगह नीम वाला अगर यूज कर दिया या फिर खदीर यूज कर दिया, कत्था जो बोलते हैं वो, तो उसमें से कफ छेदन रहता है। वही बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके करना है, इतना ही है। उसके बाद में डॉक्टर भारती ने बताया कि अंजन, नस्य और गंडूश करना है। बेसिन के इधर ही खड़े हैं ना तो उधर ही हम गंडूश कर सकते हैं। आजकल हर एक बाथरूम में गर्म पानी की तजवीज तो रहती ही है, तो उसी में त्रिफला चूर्ण, हल्दी चूर्ण ये हम डाल सकते हैं और गंडूश यानी गार्गलिंग कर सकते हैं। नीम और त्रिफला चूर्ण और ये हल्दी का चूर्ण जो रहता है ना वो बहुत अच्छी से एंटी बैक्टीरियल करके काम करता है। बाई मिस्टेक कभी कभार अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजेन शरीर में गले में घुस जाता है तो वो उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। अगर हम इससे गंडूश करते हैं तो, हल्दी से गंडूश करते हैं तो वो रेस्ट नहीं करता है उधर, तो मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई नहीं होगा तो अपने आप वो कम हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। यही है इम्यूनिटी जो बढ़ाती है। ये टिपिकली जो कोरोना वायरस के बारे में जो है ना उसमें ऐसा बोला गया है कि उसमें वो टिपिकल ये जो साइनसेस है या फिर माउथ कैविटी है या फिर थ्रोट है उधर उसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है। तो हमको क्या करना है, थ्रोट को गार्ड करके बनाना है। अपने ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, उसमें ऐसा बोला है कि शरीर जो है वो एक फोर्ट के तरह है, किले की तरह है और उसके 4 जो गार्ड टावर रहता है, बुरुज मराठी मध्ये बोलतो, वो 4 जो गार्ड टावर है ना वो एक तो नासा है, दूसरा मुख है, तीसरा शौच है और चौथा जो है वो मूत्र है। अगर 2 गार्ड टावर शौच और मूत्र ये कंट्रोल नहीं करना है, उसको लेट आउट करना है। और ये जो दोनों है कि जिससे हम शरीर में अंदर लेते हैं चीजें, जो खाना है और जो सांस है, उधर जब अगर हम कंट्रोल करते हैं ना तो उसमें ये शरीर की मजबूती, अपने शरीर के कीले की मजबूती है वो बरकरार रहती है। और इसी के लिए ये गंडूश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि डॉक्टर भारती ने अभी बताया है। इसमें 2 बातें हैं कि अभ्यंग और फिर स्नान। अभ्यंग इसका मतलब उन्होंने बताया कि शरीर पर तेल लगाना। एवरीडे अगर पॉसिबल नहीं है तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता ही है ना, तभी हम ये बातें कर सकते हैं। और भी एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगी जो कि लास्ट में उन्होंने बताया कि मन की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा रहती है। आज का अखबार या फिर आज का ऑनलाइन न्यूज आपने देखा ही रहेगा, मन की शक्ति जो है वो अगर कम है तो बहुत अच्छा दिखने वाला, जिसका दिखावा अच्छा है ना वो भी उधर उसका भी कीला निकल जाता है, गिर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन की ताकत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये मन की ताकत बढ़ाने के लिए क्या महत्व है, तो मन का पोषण जो है ना शरीर में हम जो खाना लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर खाना अच्छे से हजम होता है तो शरीर में मन का पोषण जो है वो अन्न के हिसाब से रहता है। इसी के लिए अन्न अच्छे से अगर पक्व होता है तो शरीर का मन जो है ना वो भी पक्व रहेगा और पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। अगर खाने में हमेशा भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना चाहिए या फिर टाइम हुआ है इसी के लिए अगर हम अंदर डालते गए
तो क्या होता है, खाना हजम नहीं होता है और अग्नि जो है उसके ऊपर लोड आ जाती है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छे नहीं काम कर पाती है। ऐसा जब भी होता है ना, तभी वो डाइजेशन अच्छा ना होने के कारण जो आद्य रस धातु, शरीर में 7 धातु रहती है, वो रस धातु अच्छा बनता नहीं है। और रस धातु अगर अच्छा बनता नहीं है ना, तो शरीर का, पूरे शरीर का पोषण नहीं हो पाता है। ये रस धातु के ऊपर ही हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है और इसी के लिए रस धातु अच्छा रखना, डाइजेस्टिव फायर अच्छा रखना, ये बात बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं उसमें 15 डेज में एक उपवास या फिर 7 डेज में एक उपवास ऐसा करने के लिए बोला है। जब भी हम उपवास करते हैं ना, तभी हम क्या करते हैं, ये साबूदाना या फिर पोटैटोज ये सब खा लेते हैं, जो कि डाइजेशन करने में कठिन रहते हैं। उपवास का मतलब क्या है, तो उपाव्रतस्य पापेभ्यो सहवासो ही गुणे ही यह उपवासस्य विज्ञेयः नहीं शरीरस्य शोषणम। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी नहीं खाना है, पूरे दिन में एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। ऐसा अगर करेंगे ना, तो वो शरीर का शोषण हो जाएगा। तो क्या करना है, बहुत हल्का खाना आप ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी ले सकते हैं या फिर मूंग का सूप ले सकते हैं, या फिर जो कुछ भी हलका रहता है, जैसे की पफ्ड राईस जिसको बोलते हैं, साळी चाल आहे मराठीमध्ये, तर ते जे आहे दैट यू कैन टेक। ओके, तो शरीर जो है वो अग्नि फिर से प्रज्वलित होने में मदद हो जाती है। ये अग्नि प्रज्वलित रहता है ना, शरीर में पॉजिटिविटी रहती है। आपने देखा भी रहेगा कि कभी कभार अगर पेट में गड़बड़ी है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो मन में नेगेटिविटी आ जाती है या फिर मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो ये विचार रोकने के लिए क्या करना है, तो शरीर की अग्नि अच्छी होनी चाहिए। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, शरीर की अग्नि अच्छी है ना, तो रुचि अच्छी रहती है, शरीर में अंदर लेने की ताकत अच्छी रहती है। तो अपने टंग के ऊपर अच्छा टेस्ट है ना, वो देख के फिर खाना लेना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। सो ये 4 जो बातें हैं, दोष, अग्नि, धातु और मल क्रिया, ये 4 इंपॉर्टेंट है अपने ये शरीर रूपी जो कीला रहता है उसको बरकरार रहने के लिए। और एक बात मैंने जो बताई कि मन का पोषण है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो शरीर में जो कुछ भी रोग उत्पन्न होते हैं उसके कारण जो है वो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। परिणाम इसका मतलब है काल। काल के वजह से जो कुछ भी रोग होते हैं, कि वसंत ऋतु आया तो कफ के रोग हो गए, वो तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार रहेगा ना ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो 2 है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध, इसमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग इसका मतलब क्या है कि अपने जो सेंसेस है उसको गलत जगह से यूज करना। इसी का मतलब है बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन रख के अगर हम मोबाइल देख रहे हैं कंटिन्यूअसली एट नाइट विथ ऑल द लाइट्स ऑफ, ऐसा अगर करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि खाली हमारे आईज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे शरीर में जो पित्त है ना, पित्त रहता है वो विकृत हो जाता है और डाइजेस्टिव फायर जो है वो विकृत हो जाती है। सो सेंसेस का जो हम ग्रहण करते हैं वो अच्छे से करना चाहिए। और प्रज्ञापराध इसका मतलब ऐसा है कि कभी कभार ऐसा रहता है ना कि ये खाना अगर मैं लूंगी तो मुझे तकलीफ होगी, ये मुझे मालूम है, पानी पूरी में खाऊंगी तो मुझे मालूम है, फिर भी जो चस्का रहता है ना वो खाने से रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसको हम प्रज्ञापराध ऐसा बोलते हैं। अगर ये प्रज्ञापराध करते हैं ना, तो आगे जाके एक बार करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा बार बार करेंगे ना तो फिर तकलीफ रहेगी। और इसी के कारण ये 3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात क्या महत्वपूर्ण है, इसी के लिए ये आयुर्वेद में बताया है, जिसको हम थंब रूल बोल सकते हैं या फिर चिकित्सा सूत्र या फिर स्वास्थ्य सूत्र जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा है कि नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्तः दाता समसत्य परक्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। जैसे कि डॉक्टर भारती ने अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि मन का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, इसमें नित्यम हिताहार विहार सेवी, नित्य हितकर आहार और विहार का सेवन करना चाहिए। आज मैंने तय कर लिया है मैं आज से अच्छा करूंगी, ऐसा सोचना है, आज किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया तो नहीं होगा। तो रोज रोज वही बात जो अच्छी है ना वो दोहरानी चाहिए, नित्य हित आहार और विहार लेना चाहिए।
दूसरा क्या है, समीक्षकारी विषयेषु असक्तः। समीक्षकारी इसका मतलब है समीक्षक, मालूम है आपको, कोई भी फिल्म रिलीज होती है ना तो वो समीक्षक उसके ऊपर लिख देते हैं कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें बुरी है, राइट। सो हमको भी ये विवेक जागृत रहना चाहिए हमारे मन में, हमारे शरीर में, कि मेरे लिए कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। किसी किसी को किसी किसी चीज की एलर्जी रहती है, ऐसा हम बोलते हैं, राइट। अगर मुझे पनीर खाने से मानो तकलीफ होती है, तो मुझे मालूम है अगर कि मुझे पनीर नहीं खाना है, ये समीक्षा करके मैंने देखा है कि ये पनीर से तकलीफ होती है, तो पनीर नहीं लेना चाहिए, दिस इज द थिंग। लेकिन टेस्ट का सेंस रहता है ना, वो बहुत चस्का वाला रहता है, हम वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको कंट्रोल करना, तो उसको प्रज्ञापराध हो जाता है। सो दिस इज समीक्षकारी। तीसरी बात है विषयेषु असक्तः। इसी का मतलब है विषय, यानी टेस्ट है या फिर फिल्म देखना है, कोई भी सेंस का जो हम ये जो लेते हैं अंदर ज्ञान लेते हैं, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। 12, 1, 2 बजे तक हॉटस्टार या फिर कोई भी जो ये रहता है ना वेब सीरीज, आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, तो कितने देर तक देखना है ना, हमको खुद उसको ऊपर कंट्रोल रखना है, सो दैट अपना डेली रूटीन हम मैनेज कर सकते हैं। दाता समः सत्यपरः क्षमावान, ऐसे बोला है। सो दाता, देने की उसमें इच्छा चाहिए। अगर हम दूसरे को देते हैं ना, तो वही अच्छी बात हम हमारे इधर फिर बुमरैंग होके आ जाती है। बुरे देंगे तो बुरी बात बुमरैंग हो जाएगी। इसी के लिए हमेशा अच्छी बात जो है वो दूसरे को देनी चाहिए। और इसी के कारण आज का ये लेक्चर है, ये आयुर्वेद की अच्छी बात, अच्छी दिनचर्या है, वो हम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में है समः। समः का मतलब क्या है कि इसमें भगवत गीता में बताया है कि सम सुख दुख कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अभी ये 3 महीने लॉकडाउन में हम सब घर पर है, राइट। घर पर है तो उसके कारण किसी का भी वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है, चालू है, लेकिन जॉब उतने से अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर जो कुछ भी सेल्स में है वो सेल्स नहीं हो रहा है, दुखी है थोड़े बहुत सारे जन घर पर है तो भी। लेकिन फिर भी ये भी दिन जाएंगे, नथिंग इज परसिस्टेंट, ये अगर हम सोच लेंगे तो ये भी दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये जब भी सोचना है ना, तभी दोनों जगह पर विवेक रख के हमको शांति से उसको धैर्य से आगे देखना है। ऐसे करते हैं तो उसको हम समः ऐसा बोलते हैं। सम सुख दुख कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख और दुख को हम एक ही विवेक से देखना चाहिए। दूसरी बात है क्षमावान। कैसा है ना कि कभी कभी ऐसा रहता है कि सामने वाला कुछ गलत बोल दिया जाता है, हम उसके ऊपर विचार करते रहते हैं और वो बोल के निकल जाता है, लेकिन हमारी जो सोच है वो इसी में अटक जाती है। तो हार्मोन्स में भी पॉजिटिव हार्मोन्स और निगेटिव हार्मोन्स, ये दोनों टाइप के हार्मोन्स रहते हैं। अगर हम हैप्पी है तो पॉजिटिव हार्मोन्स अपने शरीर में सीक्रेट होते रहते हैं, और अगर ऐसी बातें हम कंटिन्यूस सोचते हैं ना, तो निगेटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में कंटिन्यूसली सीक्रेट होने लगते हैं। वो बात बोल के निकल जाता है, लेकिन हमारे दिमाग से वो बात जाती नहीं है। और इसी के लिए अगर ऐसा कोई अपने को बोल के गया है ना, तो क्षमावान होना चाहिए। ठीक है, वो उसका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए उसने बोला है, वैसा वो अच्छा है आदमी, ऐसा अगर हम दूसरे के बारे में अच्छी बातें सोचेंगे ना, तो हम खुद को अच्छा रख सकते हैं और उसमें भी वैसे चेंजेस अच्छे से आ सकते हैं। और इसी के लिए दाता समः और है सत्यपरः, सत्य वचनी रहना चाहिए। आप बोलेंगे ये कलयुग में आप क्या बता रही है, राइट। लेकिन कैसा है, सत्य का हमेशा जीत है। कलयुग में ही, द्वापर युग खत्म होके कलयुग जब भी चालू हुआ ना, तो ही ये महाभारत हुआ है। तो महाभारत में भी बताया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो कलयुग है तो भी सत्य ही बोलना चाहिए। तो सत्य जो है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस करता है। इसी को आजकल यूरोप में, यूएस में बहुत ज्यादा संशोधन हो रहा है। इसको साइकोन्यूरो और सूडो साइकोन्यूरो सेल्युलोपैथी ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में, मन में जो विचार आते हैं और उसका सेल्युलर इम्पैक्ट क्या आता है, वो महत्वपूर्ण रहता है। कभी बहुत ज्यादा दूसरे के बारे में नेगेटिव हम सोचते हैं या फिर खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो सेल्स रहते हैं ना, उसमें धीरे धीरे करके चेंजेस आ जाते हैं
सेल जो है वो पहले अटिपिकल सेल बन जाती है, वो अटिपिकल सेल से बाद में जाके कैंसरस सेल बन जाती है। ये किसका कारण हो रहा है? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत अच्छा रूटीन था फिर भी कैंसर हो गया। तो इसका मतलब जो हम इसका अगर हेतु, इसका कॉज अगर देखेंगे ना, तो वो मन में छिपा रहता है। ये नेगेटिविटी जो है वो अपने दूसरे से ज्यादा अपने खुद को ज्यादा तकलीफ देती है। इसके लिए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगः। अरोगः इसका मतलब है निरोगी रहना, इसी का मतलब है इम्यूनिटी पाना। आप्तोपसेवी, आप तो उपदेश जो सेवन करता है वो जो है वो अरोग होता है, वो निरोगी रहता है। आप तो उपदेश इसका मतलब क्या है? जो बड़े लोग अच्छी बातें बताते हैं उसको सुनना, उसको फॉलो करना, ये जो है ना, ये अरोग यानी निरोगी शरीर में बन सकते हैं हम। तो ये क्यों फॉलो करना है बड़ी लोगों की बातें? तो उनका एक्सपीरियंस है, राइट। सो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बताते हैं, तो उसको फ्रिक्शन हमारे मन में ज्यादा नहीं रहता है। मन का फ्रिक्शन जितना कम है उतना मन की ताकत बढ़ा देता है। और ऐसी एक बात बोली है आपने शायद, मेरे ख्याल से वो हॉकी वाला कुछ एक आमिर खान का मेरे ख्याल से कुछ मूवी था, तो उसमें वो बताता है कि गोल वो क्या ब्रैकेट बोलते हैं ना उसको, ब्रैकेट में नहीं करना है गोल, जो है वो दिमाग पे करना है, राइट। सो दिमाग पे गोल करना है, इसका मतलब ऐसा है कि सामने वाला क्या सोचेगा, हम क्या सोचेंगे, ये सब सोच के हमारी एक्शन मूव या मूव एक्शन जो रहता है ना, वो अच्छी बात के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे को गिराना है इसके लिए हमको करना है। सो ऐसा अगर हमारा माइंडसेट हम पॉजिटिव रखते हैं तो जरूर हम इम्यूनिटी पा सकते हैं। हमारी डेली रूटीन में जो कुछ भी डॉक्टर भारती ने अभी अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किए कि चेंजेस कुछ कुछ करने हैं, वो करने के लिए हम टाइम भी जरूर निकल पाएंगे। और भी एक बात है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उसके जगह पर रखना चाहिए और उसके टाइम पर रखना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो जरूर हमको वो टाइम पे वो सब बातें मिल सकती है, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है और ये सब बातें, अच्छी बातें करने के लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। और इसी के कारण आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः ताता समसत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगः, ऐसे बोला है आयुर्वेद में। सो आयुर्वेद में ये जो परिभाषा बोली है ना स्वास्थ्य की, बहुत व्यापक और बहुत अच्छी है। अपने को ऐसा लगता है कि घर पर जो कुछ भी रहता है, हल्दी, हींग, ये सब मिला के आयुर्वेद की दवा रहती है। लेकिन आप आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि योजक तत्र दुर्लभा, ऐसा बोला है। जो कुछ भी एकदम एक्सटिंक्ट है वो भी स्पेसीज आयुर्वेद में यूज किए जाते हैं, और जो कॉमनली यूज्ड है वो भी आयुर्वेद में यूज किए जाते हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि वो कौन से जगह पर, कौन से कंडीशन में यूज करना है, दैट इज द की। सो योजकस तत्र दुर्लभा। सो हल्दी भी है, हम हमेशा हमारे जो कुछ भी खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं, लेकिन उसी का उपयोग अगर हम गंडूश में करते हैं, हींग का उपयोग अगर हम पेट पर लगाने के लिए, लेप के लिए करते हैं, तो वो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम आयुर्वेद बोलेंगे। इसी के हिसाब से दिनचर्या हमको देखनी है। अगर ये ऐसी पद्धति की दिनचर्या अगर हम फॉलो करते हैं तो शरीर और मन दोनों भी निरोगी, दोनों भी स्वस्थ रखने में जरूर मदद होगी। सो आपके अगर क्वेश्चंस कुछ है तो हम पहले लेंगे। चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, विल बी गिविंग द आंसर्स। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, बाजार में मिलने वाला तूपंजन क्या यूज कर सकते हैं क्या? सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पीना सही है या गलत? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने वैशाली। बहुत बार कैसा है ना कि उठने के बाद कितना पानी लेना है, कभी कभार है कि आधा लीटर 1 लीटर तक भी पानी पिया जाता है, कभी कभार ऐसा है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया जाता है। सुबह उठते ही पानी पीना, ये जो बात है इसको ऊषक पान ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये अगर पानी लेना ही है ना तो 1 ग्लास यानी 200 ml तक ही लेना चाहिए।
जिससे कि ये जो क्या बोलते हैं हम बॉवल मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाती है इसी के लिए। लेकिन अगर रात को अच्छे से सो के अगर हम मॉर्निंग में उठे हैं तो बॉवल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ ट्रिगर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर स्टार्ट में आपको जरूरत है तो आप 1 ग्लास वाटर गर्म करके ले सकते हैं। लेकिन ये गर्म पानी जो है ना वो थोड़ा सा गुनगुना बनाते हैं हमेशा लोग, तो ये पानी बहुत अच्छे से उबला हुआ लेना चाहिए और हम चाय जैसी लेते हैं ना कप और सॉसर में, वैसे बना के उसको पीना है, फूक फूक के पीना है। ऐसा अगर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट शरीर में कफ का छेदन करने में रहेगा, क्योंकि सुबह का काल जो है वो कफ का रहता है। और भी एक पूछा है कि बाजार में तूप अंजन मिलता है वो यूज करे क्या। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं ना, ऐसा नहीं है, लेकिन यू कैन यूज अंजन के लिए। अंजन इसका मतलब है कि आंख में दवा डालना, तो इसके लिए आप एक सीधा सा घर पर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। हनी जो रहता है ना वो आप फिंगर पे लेके लोअर लिड को अगर लगाते हैं तो उसका भी अंजन जैसा परिणाम आ सकता है। तूपंजन वगैरह अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कंटामिनेशन नहीं हो रहा है वो देखना जरूरी है। हमेशा क्या रहता है ना कि वही हाथ हम वही डब्बी में डाल के ले लेते हैं, तो अपना हाथ कभी कभी कंटामिनेटेड रहेगा तो उसका परिणाम उसके ऊपर हो जाता है। इसके लिए हाथ वगैरह स्वच्छ धो के फिर वो अगर लेते हैं तो ठीक है। क्या हम डेली नस्य में बादाम तेल यूज कर सकते हैं क्या? ओके, सो बादाम तेल जो है वो 2 प्रकार का रहता है। एक तो मैं बता दूंगी आपको कि जो डायरेक्टली कोल्ड प्रेस में बादाम से निकलता है, और दूसरा जो रहता है कभी कभार कोई कोई कंपनी का रहता है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो कोकोनट ऑयल में डाल के वो बादाम तेल बनाया जाता है। सो बादाम तेल जो है ना वो थोड़ा सा हेवी है अगर आप कोल्ड प्रेस से निकाला हुआ बादाम तेल यूज करेंगे तो। इससे ज्यादा अच्छा है कि कॉमनली यूज तिल तेल जो है ना वो आप कर सकते हैं। और ये कोविड सिचुएशंस में अभी जो बोला है उसमें अणु तेल का नस्य बेटर है। 1 ड्रॉप इन बोथ नॉस्ट्रिल्स ऐसा आप डाल सकते हैं। अणु तेल जो है वो बाजार में फ्रीली अवेलेबल है। कई वैद्य बताते हैं रात में तांबे के लोहे में पानी रखकर सुबह पीना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है। ताम्र जो है ना वो पानी का शोधन करने वाला है, एकदम बात सही है। तांबा का जो बर्तन रहता है उसमें अगर पानी डाल के सुबह पीते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे अभी के जो दर्शक है वो मुंबई या मुंबई प्रांत से रहेंगे। अपने यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर अच्छे से धोया हुआ बर्तन हम रखते हैं ना तो पानी के जो बूंद है उसको ऑक्सीडाइज होते वो ब्लैक डॉट्स इमीडिएटली दिख जाते हैं। और बर्तन जो हम साफ करते हैं जनरली बाहर से करते हैं, अंदर से साफ नहीं करते हैं। जितना बाहर से करते हैं ना उतना ही अंदर से अगर चमकीला है तो वो बर्तन का परिणाम अच्छा आएगा। अगर अंदर से ब्लैकन हुआ या फिर उसको एक ना अलग प्रकार की ग्रीन कलर की रस्ट लगती है, अगर वैसी रस्ट है तो उसमें से पानी लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चमकीला हुआ बर्तन है तो चलेगा। अस्थमा के पेशेंट क्या नस्य कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर अस्थमा है और सांस लेने में तकलीफ होती है, टिपिकली जब भी क्लाउड्स वगैरह का सिचुएशन रहता है तभी, अगर ऐसा है ना तो नस्य करने के लिए अलग अलग दवाएं भी बताए हैं। अभी जो अणु तेल बताया ना उसका नस्य करते हैं तो भी उसका परिणाम अच्छा आता है। और भी एक है षड्बिंदु तेल करके है, तो वो षड्बिंदु तेल है वो भी 2-2 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल में आप डाल सकते हैं अस्थमा के लिए। डिप्रेशन में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डिप्रेशन ये जो बात है ना ये मन की नेगेटिविटी है, राइट। ये मन की नेगेटिविटी कम करने के लिए उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करना है, ये पहली बात है। क्योंकि अगर नेगेटिव बात हमको नहीं सोचना है, ऐसे हम 10 बार सोचेंगे ना तो 100 बार वो बात अपने मन में आ जाती है। जिसको हम नहीं करना है ऐसा पूछेंगे तो वही करने के लिए मन जो है वो उधर दौड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, वो नेगेटिव जो थॉट है ना उसको देखना भी नहीं है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। ये कैसे करना है? तो एक बात महत्वपूर्ण है
कि अगर नेगेटिव थॉट मन में आया है ना तो कुछ अच्छा सोचना है, सो दैट वो नेगेटिविटी जो है वो अपने आप निकल जाती है, सो दैट वी कैन रिप्लेस द नेगेटिव थॉट विद द पॉजिटिव थॉट। ओबेसिटी पेशेंट्स केम फॉर एब्डोमिनल फैट्स, क्या ये उद्वर्तन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फैट्स कम करने के लिए उद्वर्तन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये उद्वर्तन कौन सा करना चाहिए? नॉर्मली जो है ना वो त्रिफला का उद्वर्तन या फिर दारू हल्दी जो रहता है, दारवी जिसको बोलते हैं, उसका उद्वर्तन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ओबेसिटी है तो उसके लिए कुलत्थ चूर्ण शामाकम यवमुद्ग मधुदकम ऐसा एक बोला है। कुलत्थ बोलते हैं ना, कुलित हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं। तो वो जो कुलित है उसका जो पाउडर है उसमें यवम मुद्ग यानी ये मूंग की दाल जो रहता है उसको पीस के उसमें मिला के आप उद्वर्तन कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक लेखनीय गण करके बताया है। लेखनीय गण ये कुलत्थ चूर्ण में मिक्स करके अगर यूज करते हैं ना तो उसका परिणाम फैट कम करने के लिए, फैट डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 दिन 2 दिन 8 दिन करके इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 3 महीने कंटिन्यूस करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर दिखता है। सुबह उठते ही पानी है क्या? सुबह उठते ही पानी पीना है क्या? उसका मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। कई पेशेंट्स देखिए फोम, हमने चाय पीने के बाद ही मोशन होता है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि चाय पीने के बाद मोशन की संवेदना आती है, तो ये आदत के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी आदत जो है ना 45 डेज लगते हैं निकालने के लिए या फिर अच्छी आदत लगाने के लिए। सो अगर ये आदत निकालनी है तो क्या करना है, तो आप जिधर चाय लेते हैं ना उधर वो जगह पे आपको बॉइल्ड वाटर खाली लेना है। पहले पहले थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन 45 डेज के बाद अच्छे से मल की संवेदना आ सकती है। और भी एक बात मैं आपको बता दूंगी, कभी कभी कैसा है कि हम रात को बहुत ज्यादा देर तक जागते हैं, तभी शरीर में रुक्ष उत्पन्न हो जाता है। ये रुक्षता के कारण भी जो मल भाग है वो बाहर नहीं आ पाता है अच्छे से। तो तभी क्या करना है, जो तिल तेल रहता है ना उसमें कॉटन सोक करके अगर मोशन के जगह रात को रख दिया तो नॉर्मली कोई भी ऐसा ट्रिगर लेने के बजाय भी मल की संवेदना आ सकती है। इसके लिए चाय पीना जरूरी नहीं है। अंजन म्हणजे डोळ्यात मध घालणं, नॉट दॅट की एव्हरी टाइम मध ही घातलं जाईल। कभी कभी अंजन में अलग अलग मेडिसिन हम यूज करते हैं। मध अब घर पर जो रहता है वो यूज कर सकते हैं। मध जो है कफ का छेदन करने वाला है और इसी के लिए अंजन में मध यूज कर सकते हैं। दूसरे जो अंजन रहते हैं ना उसमें रसांजन ऐसे एक बोला है, जो कि एक दारवी करके मेडिसिन रहता है उससे बनाते हैं। और भी अलग अलग बातें हैं, जैसे कि महात्रिफला घृत करके है, नेत्र बिंदु घृत करके है, उसका भी अंजन हम कर सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए रहता है। कभी रेडनेस ऑफ आईज रहता है या फिर कभी ड्राइनेस ऑफ आईज रहता है, तो उसमें दुर्वा से एक बनाया हुआ स्पेसिफिक घृत रहता है, उसको अगर अप्लाई करते हैं तो रेडनेस, ड्राइनेस, बर्निंग ये कम आ जाता है। तो कौन से सिम्टम्स है आईज के ऊपर उसके हिसाब से भी अलग अलग अंजन यूज कर सकते हैं। नाकातून रक्त येत असल्यास नस्य करू शकतो का? ओके, अगर नाक से खून बह रहा है तो नस्य करना है क्या? एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर नाक से खून आ रहा है ना तो नस्य एक चिकित्सा बताई है। सो इसमें क्या कर सकते हैं, कभी कभार कैसा है कि आप घर पर है और नाक से खून आ रहा है, इमीडिएटली जा भी नहीं सकते डॉक्टर के पास, या फिर डॉक्टर्स आजकल बहुत सारे शटडाउन है, तो क्या करेंगे? तो एक बात मैं आपको बता दूंगी, पानी लेना है, उसको बॉईल करना है एक 50 ml तक। वो 50 ml बॉईल करते हैं ना तो उसमें शक्कर ऐड करनी है। शक्कर ऐड करने के बाद जो पानी तैयार हो जाता है वो पानी का नस्य यानी गुनगुना होने के बाद उसको ल्यूकवार्म होना चाहिए, वो 2-2 ड्रॉप्स अगर डालते हैं तो वैसा जो ब्लीडिंग है वो कम करने के लिए मदद करता है। वैसे ही दुर्वा करके दवा रहती है जिसको गणपति वगैरह की पूजा में यूज किया जाता है, उसका रस निकाल के नाक में अगर डालते हैं तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। और भी मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर ऐसे नाक से खून निकल रहा है और एज ज्यादा है और बीपी की हिस्ट्री है, ऐसे अगर है ना तो बीपी बहुत ज्यादा शूट होने के कारण भी ऐसे नाक से खून बहता है।
तो खाली घर पर ही रह के देखना नहीं चाहिए कि करके देखूंगी रुकता है नहीं रुकता है। एटलीस्ट यू कैन कॉल अप द डॉक्टर, आपके नजदीक वाले जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनसे आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये एक जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं ना, वैसा आप ये शक्कर का पानी या फिर दुर्वा का स्वर्स कर सकते हैं। लेकिन उधर ही रुको मत, क्योंकि ये जो है वो बहुत बीपी ज्यादा बढ़ता है ना 200/120 वगैरह इतना, तो भी ये खून निकलने के चांसेस ऐसे रहते हैं। कई लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर इस प्रकार 3 मील लेते हैं, ये ठीक है क्या? आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसा लिया जाता है, ठीक ठाक है। लेकिन कैसा है कि ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो किधर 9-9:30 10 o'clock रहता है, लंच का टाइम जो है 2-2:30 रहता है और डिनर का टाइम 10-10:30 रहता है। ऐसा अगर है तो गलत है। तो क्या करना है, ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो 8 o'clock रहना चाहिए। 8 o'clock के बाद 12-12:30 तक लंच लेना चाहिए और रात का जो खाना है बिफोर सनसेट ऐसा लेना चाहिए। डिनर जो है ना वो थोड़ा सा कम रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हेवी नहीं रहना चाहिए। इसी के लिए रोस्टेड जो बातें हैं वो डिनर में लेनी चाहिए। लंच आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं ना तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा हल्का रहना चाहिए। नाचनी सत्व जिसको हम बोलते हैं, गेहूं सत्व जिसको बोलते हैं, या फिर राजगीरा लाडू और दूधी ये जो रहता है, ये इतना स्मॉल जो रहता है ना वो बातें हम इसमें ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और भी एक बात जरूरी है कि अगर वजन कम करना है और नहीं खाते हैं तो सह नहीं पाते हैं, ऐसा भी रहता है। तो इसमें क्या करना है, तो मॉर्निंग में चावल का सूप बनाना है। चावल को छान के खाली जो सूप पानी है उसमें आप इसको जो मरीच चूर्ण या फिर काली मिर्च बोलते हैं ना, वो 1 चिमुट डाल के घी और उसमें नमक ना डाल के लेंगे तो वजन भी कम होगा और ब्रेकफास्ट किया है ऐसा फील भी होगा। ये एक बात अच्छी रहेगी आपके लिए। पोट सकाळी वेळेवर साफ होत नसेल तर आयुर्वेदिक मेडिसिन घेतल्यास त्यासाठी काय घेऊ शकतो? ओके, सो अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या करना है, तो कैसे है ना कि डाइजेशन अच्छा होता है तो पेट अच्छे से साफ होता है, डाइजेशन अच्छा नहीं है तो स्टिकी मोशंस रहते हैं, इसके लिए पेट साफ नहीं होता है, ये एक बात है। दूसरी बात है, अगर रात को बहुत ज्यादातर देर तक जागते हैं ये यूट्यूब व्हाट्सएप वगैरह वगैरह देख के, तो भी रुक्षता बढ़ने से पेट साफ नहीं होता है। तो सोने का टाइम अच्छा होना चाहिए, जागने का टाइम अच्छा होना चाहिए, तो इससे कारण ही नॉर्मली पेट साफ होना चालू हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल में, इसका मतलब है कि जो पचन संस्था है उसमें बिगाड़ है। तो इसमें क्या करना है, बहुत बार ऐसा है कि कुछ ना कुछ लैक्सेटिव लेके पेट साफ किया जाता है, लेकिन खाली पेट साफ करना ये बात जरूरी नहीं है। उसको हजम अच्छी तरह से अगर होता है ना तो मल अच्छे तरह से बनता है और वो अच्छा बना हुआ मल जो है वो बाहर निकल पाता है। और इसी के कारण अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करना ये बात जरूरी है, खाली पेट साफ करना ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर ड्राइनेस के कारण या फिर कठिन मल के कारण अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप काली द्राक्ष जो रहती है ना उसको भिगो के ले सकते हैं। 1 घंटा भिगो के अगर रात को लेंगे 20-25 तक भी, तो भी पेट अच्छे से साफ हो सकता है। बाहेरचे खाल्ल्याने तोंडाला चव येते, मग बाहेरचे खाऊ नये का असं का बोलतात? ओके, कैसा है ना कि अच्छी टेस्ट है ना, बाहर का खाना है वो बहुत अच्छा लगता है, इसका कारण एक महत्वपूर्ण है कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। कैसा बनाया है किचन में अगर जाके देखेंगे ना तो कभी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर बाहर का खाने का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसी के लिए एक ऐसा है कि प्रेजेंटेशन घर पर भी जब भी हम खाना खाते हैं ना उसको अच्छा करना चाहिए। पहिले ऐसे रहते थे, जो खाना खाते थे ना तो पंगत मराठी मध्ये आम्ही म्हणतो त्याला, कि ऐसा सब सीधा बैठते थे, वो ऐसा उसमें धूप वगैरह जलाते थे, अच्छे से परोसा हुआ खाना अगर लेते हैं ना तो खाने के लिए अच्छा लगता ही है। और दूसरी एक बात है, अगर पेट में सामता है, जो हजम नहीं हुआ ऐसा खाना अगर है ना तो अलग अलग खाने की मन ज्यादा करता है। अगर भेल पानीपुरी वड़ा पाव ऐसे खाने का मन किया ना तो ऐसा सोचना चाहिए कि पेट में गड़बड़ी है, जाके दवा लेनी चाहिए, न कि पाणीपुरी खानी चाहिए। ओके, जिभेला पोटाचा आरसा म्हणतात, कृपया सांगावे। खूप छान प्रश्न विचारला। फिर भी मैं हिंदी में ही बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे प्रेक्षक हिंदी में हैं। जो टंग है उसको मिरर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बोला है, ये क्यों है? तो कभी कभी कैसा है ना कि
बहुत बार आपने देखा रहेगा कि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो कुछ भी रहते हैं ना, वो हमेशा जबान बताओ करके टॉर्च मार के या फिर बिना टॉर्च के ही देख के मेडिसिन लिखते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि जो टंग रहते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं आकार से, उसके ऊपर जो कोटिंग है उससे, या फिर उसमें कुछ छेद है उससे, या फिर स्टोमेटाइटिस है उससे हमको पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा काम कर रहा है। टिपिकली अगर ये जो टंग रहता है उसके अंदर यानी गले के इधर अगर ज्यादा कोटिंग है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उरस स्थान में यानी चेस्ट में ज्यादा कंजेशन है या फिर कफ ज्यादा जमी हुई है। अगर दोनों बाजू उसमें अगर कोटिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि लार्ज इंटेस्टाइन के डाइजेशन में गड़बड़ी है। अगर टंग के टिप अगर कंटिन्यूअसली सोर है, उसको अगर क्या बोलते हैं स्टोमेटाइटिस है, ऐसा है, तो हम ये समझ लेते हैं कि दूसरा जो अवस्था पाक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं है। इसी के लिए इसको ऐसा बोला है कि टंग इज द मिरर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो उसमें ही पता चलता है कि अंदर क्या है। स्कोपी वगैरह करने का बहुत बार जरूरत नहीं रहता है इसी के लिए। ओके, प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम ही अप्रत्यक्षम, ऐसा चरक आचार्य ने बोला है। जो प्रत्यक्ष है ना, जो दिखता है वो थोड़ा है, और जो दिखता नहीं है वो बहुत ज्यादा है। सो अनुमान से तय किया जाता है कि कितना है शरीर में, क्या है। ओके, सो बहुत बार ऐसा होता है कि स्कोपी वगैरह करके कुछ नहीं है ऐसा दिखता है, लेकिन सोर थ्रोट या फिर टंग जो है वो सोर हमेशा दिखती है, तो उससे पता चलता है कि अंदर क्या फिजियोलॉजी में चेंजेस है, और इसी के लिए the tongue is the mirror of the digestive system। इसके बाद में पूछा है कि ऑयल पुलिंग में ऑयल का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, वॉमिटिंग आता है, तो और क्या सॉल्यूशन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल पुलिंग नहीं कर सकते हैं, कभी कभार वो ऑयल अगर है मुंह में तो नॉशिएटिंग फील रहता है, तो उसमें का बात अच्छी कर सकते हैं कि त्रिफला चूर्ण और दारू हरिद्रा, ये जो मेडिसिन है उसका क्वाथ बना के उससे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा दिखता है। और एक बात है कि वेरिकोसिटी वगैरह जो रहता है ना, उसके लिए भी ऑयल पुलिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हमारे क्लिनिक में हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे दिखते हैं कि कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स रहता है, वो अगर हम ऑयल पुलिंग के लिए देते हैं ना, तो वेरिकोसिटी जो पैर में है उसका चिकित्सा जो है वो मुंह में है, ऐसा है। सो आयुर्वेद के हिसाब से फिजियोलॉजी अलग अलग रहती है, और इसके लिए ये कारणीभूत रहता है। खाने के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि खाने के टाइम बिल्कुल ही पानी नहीं लेना चाहिए, खाने के बाद 1.5 गिलास पानी लेना चाहिए, और तीसरी बात बोली जाती है कि खाना होने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेद में क्या बताया है, तो उसमें है कि समस्थूल कृशाहा भक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपाहा। जो कुछ भी खाने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पानी पीते हैं ना, वो समत्व यानी जैसे है वैसे मेंटेन हो सकते हैं। जो खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं, वो जो है वो कृश हो जाते हैं, और खाने के बाद में 1-2 गिलास जो पानी पीते हैं ना, वो स्थूल हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। क्योंकि शरीर में खाने के बाद अगर पानी लेते हैं तो क्लेदन ज्यादा होता है, कफ बढ़ती है, और उसके कारण मेद बढ़ जाती है। और इसी के कारण ऐसा है कि खाने के टाइम पे थोड़ा 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 सिप बाय सिप पानी लेना चाहिए। आपने एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी। इडली वगैरह का आटा आपने बनाया रहेगा, राइट। इडली के लिए आप ये क्या बोलते हैं, राइस और जो दाल रहते हैं वो भिगो के रखते हैं, फिर उसको मिक्सर में डाल के पीसते हैं। फिर पीसने के बाद ऐसा आप बोलते हैं क्या पूरा पीस लूंगी फिर बाद में मैं पानी ऐड कर दूंगी, ऐसा नहीं है ना। पीसने के टाइम ही जितना पानी चाहिए अगर उतना डाला जाता है ना, तो वो अच्छे से फूक जाते हैं। वैसे ही खाना खाते टाइम थोड़ा थोड़ा अगर पानी पिया जाए, तो उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा आता है, और इसी के लिए थोड़ा थोड़ा पानी खाने के टाइम ही लेना चाहिए। ये जो है वो कितना लेना चाहिए, तो मैक्सिमम 200 से 300 ml तक, यानी 1-1.5 गिलास पानी लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, और भी 18 मैसेजेस है आई थिंक, सो शुड वी कंटिन्यू, और एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं और रुक जाते हैं। आपके ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, इसके आंसर्स आप ग्रुप पे है ना, तो उसी में हम दे देंगे, क्योंकि टाइम विल बी अप नाउ। सो 2 क्वेश्चंस लेंगे। ओके
आभाळ असताना नस्य करावं का नहीं करावं ऐसा पूछा है। दुर्दिन इसको आयुर्वेद में बोला है, जैसे कि मेघ है अगर आकाश में तो नस्य नहीं करना चाहिए नॉर्मली। सूर्य जब भी दिखता है तभी नस्य करना चाहिए। और आप अभी पूछेंगे कि अगर नहीं कैसे करेंगे, तो जब भी सनशाइन अच्छा है ना तभी नस्य करना है। रेग्युलर नस्य के लिए सनशाइन अच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन है की सकाळी लवकर उठण्यासाठी सवय लावण्यासाठी काय करावे। ओके, सुबह जल्दी उठना है तो अच्छी आदत कोई भी डालने के लिए 45 डेज तो लगेंगे ही। सो इसी के लिए पहला जो है वो मन का निर्धार करना चाहिए। गजर लगाते हैं, 2 3 4 गजर अलग अलग टाइम के लगाते हैं, 2 3 लोगों को घर पर हम बता के रखते हैं मुझे उठाओ, लेकिन हम उठते नहीं है। लेकिन जिस दिन हमको ट्रिप पे जाना रहता है, 4 o'clock को जाना रहता है, तो भी हम 3 o'clock को अच्छे से गजर के पहले ही उठ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि मन का निर्धार। तो मन का निर्धार ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मन का निर्धार करना, इसी के कारण हमारे खुद में चेंजेस हम खुद कर सकते हैं। एक सूत्र आया है भगवत गीता में कि उद्धरेत आत्मानः आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। ये सब आत्मा आत्मा लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आत्मा ना, खुद को उद्धार करने के लिए खुद ही हेल्प करना है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, इसका मतलब ऐसा है। तो अगर जल्दी उठना है तो आप खुद ने तय करना चाहिए कि मुझे उठे। गजर नहीं लगेंगे ना तो भी उठ सकते हैं, अगर आपने मन से तय किया है तो। ओके, और और एक लेना है ना। प्रिया मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन हॉटस्पॉट देना।